हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। आज हम लोग मेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। वो सवाल है 1857 के विद्रोह का कारण क्या था, 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे और 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम हुए। इससे संबंधित चीज़ों को हम लोगों को देखना है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। आप सभी को पता होगा कि 1857 का जो संग्राम था, स्वतंत्रता संग्राम, वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की इसको इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया। इसके पीछे का जो मूल कारण था वह यह था कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो है उस समय के सिपाहियों ने विद्रोह किया था। इसके पीछे का तात्कालिक कारण था कि उन्हें चर्बी वाले कारतूस दिए जा रहे थे। उन्हें चर्बी वाले कारतूस दिए जा रहे थे, जिसका उस समय के जो सिपाहियों ने इसका विद्रोह किया था और इसीलिए इसे सिपाही विद्रोह की भी संज्ञा दी गई थी। अब इससे संबंधित जो तथ्य हैं वो ये हैं कि 1857 के विद्रोह के और अन्य क्या कारण थे। तो इसमें पहला कारण था गोद प्रथा समाप्त कर राज्य हड़पने की नीति का अंग्रेजों द्वारा अनुसरण किया गया। आपको पता होगा कि ब्रिटिश सरकार ने सत्ता को प्राप्त करने के लिए इन किन प्रकार सभी तरह के जो नीति था, कुनीति, उसका जो पालन किया, अनुसरण किया। उसी में एक था कि अगर किसी शासक के पास स्वयं की कोई संतान ना हो तो वह गोद की जो नीति है, किसी अन्य को गोद में ले लेना और उसे राज्य का जो राजा नियुक्त करना, इसका उन्होंने इस नीति को बदल दिया और कहा कि जिसकी भी स्वयं की संतान नहीं होगी उसके राज्य पर अंग्रेजों का शासन हो जाएगा और इसे राज्य हड़पने की नीति भी कहा गया। लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है प्रांतीय रियासतों को जबरदस्ती ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। एक तथ्य यह भी था कि जितने भी प्रांतीय रियासत थे उनको ब्रिटिश साम्राज्य में बाय हुक और क्रुक मिलाया गया। मतलब कि अगर आप स्वतः मिल जाएंगे तो आपको ब्रिटिश साम्राज्य का संरक्षण प्राप्त होगा और अगर आप ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध अगर आप मोर्चा खोलते हैं तो ब्रिटिश सेना आपके विरुद्ध जो है युद्ध करेगी और उसे अपने राज्य में मिला लेगी। इसके बाद एक तथ्य और था 1857 के विद्रोह के पीछे, वह यह था कि भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। भारतीयों को एक निम्न रेस का व्यक्ति माना जाता था, एक समुदाय माना जाता था, जबकि वह स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते थे। वो अपने आप को एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ जाति के रूप में इंगित करते थे। नेक्स्ट है सरकारी नौकरियों में भी भेदभाव था। उस समय में सरकारी नौकरियों में भेदभाव था। अंग्रेजों को उच्च पदों पर आसीन किया जाता था, जबकि जो भारतीय थे उनको लोअर पोस्ट यानी कि निम्न पदों पर उन्हें नौकरियां प्राप्त होती थी। उसके बाद है जमींदारों को दी गई भूमि को पुनः छीन लेना। आपको पता है कि जमींदारों को जो भूमि दी गई थी राजस्व जो एकत्रित करने के लिए उन्हें, वो बाद में उनसे छीन लिया गया, जिसका उस समय के जमींदारों के मन में भी क्षोभ उत्पन्न हुआ और उन्होंने भी सिपाहियों का उस समय में साथ दिया था। और इसी एक जमींदार में, बिहार में जमींदार थे जगदीशपुर रियासत के बाबू कुंवर सिंह, जिन्होंने बिहार में और कहा जाए तो पूरे देश में ही एक समन्वय स्थापित किया। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने में एक महान क्रांतिकारी वो सिद्ध हुए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संपत्ति की लूट। भारतीय संपत्ति की लूट। ऐसा माना गया कि जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ या उससे पूर्व में भी जितने भी उस समय के बौद्धिक विचार से जो ओतप्रोत जो हमारे नेता थे, क्रांतिकारी वर्ग थे या बौद्धिक व्यक्तित्व थे, उन्होंने जनता में यह जागरूकता फैलाई कि अंग्रेज हम पर कोई शासन करके हम पर कोई वो उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे देश का जो एक बहुमूल्य खजाना है, संसाधन है, उसे विभिन्न सामुद्रिक जहाज़ों के माध्यम से वो अपने देश में ले जा रहे हैं और कच्चे माल के रूप में ले जाकर और पुनः उसे जो है नए
जो माल में कन्वर्ट करके हमारे ही देश में ऊंचे दामों में उसे बेच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो इससे भारतीयों के मन में एक क्षोभ उत्पन्न हुआ कि भारतीय संपत्ति की लूट करके आप हम ही पर शासन कर रहे हैं। इसी ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। घरेलू उद्योग धंधों का नाश। ऐसा देखा गया कि जब 1857 से पूर्व की जो स्थिति थी उसमें यह था कि मध्यकालीन भारत में घरेलू उद्योग धंधे काफ़ी विकसित थे और लोग आत्मनिर्भर थे। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई तो निश्चित ही जो औद्योगिक क्रांति के पश्चात जितने भी भारत में उद्योग धंधे थे उसका स्थान ब्रिटेन से बनी हुई जो वस्तुएं थी उन्होंने ले ली और जिसके वजह से जो आत्मनिर्भरता थी भारतीयों की वह समाप्त हो गई। नेक्स्ट था कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं भाषा की उपेक्षा। भारतीय जो सभ्यता थी, भारतीय संस्कृति एवं भाषा की उपेक्षा की गई। ऐसा कहा गया कि जो पाश्चात्य शिक्षा है, पाश्चात्य संस्कृति है या पाश्चात्य सभ्यता है वह भारतीयों की संस्कृति और सभ्यता की तुलना में श्रेष्ठ है, भारतीयों को भी उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। इन पर यह दबाव डाला गया जिसका बाद में 1857 की क्रांति के रूप में एक बिगुल के रूप में सामने आया। हिंदू एवं इस्लाम धर्म की आलोचना। 1857 के पूर्व या अंग्रेजों के भारत में आने से पूर्व यह देखा गया था कि हिंदू और मुसलमान भारत में मेल जोल के साथ रहते थे और शांतिपूर्वक तरीके से रहते थे। लेकिन अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी, फूट डालो और राज्य करो। इसके तहत उन्होंने देखा कि भारत में हिंदू और मुसलमानों को सांप्रदायिक रूप से और धर्म के आधार पर बांटने की एक प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके माध्यम से उन्होंने हिंदुओं की आलोचना मुसलमानों के समीप और मुसलमानों की आलोचना हिंदुओं की समीप करना शुरू किया, जिससे निश्चित ही दोनों धर्म के लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह भड़का। नेक्स्ट था ईसाई धर्म स्वीकार करने का प्रलोभन। बहुत सारी मिशनरियां और बहुत सारे जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे वह भारत में आए। उन्होंने हिंदू धर्म को, इस्लाम धर्म को उन्होंने बहुत ही ऐसा धर्म के रूप में प्रस्तुत किया जो विभिन्न तरीके से धार्मिक प्रतिबंधों, परंपराओं और विभिन्न चीज़ों में ग्रस्त है। और निश्चित तौर पर उन्होंने यह शो किया कि ईसाई धर्म श्रेष्ठ है और हिंदू और जो इस्लाम धर्म है वो बहुत ही नीच किस्म का धर्म है। और इससे जो है लोगों के मन में अपनी जो धार्मिक भावना थी वो आहत हुई और उसके पश्चात 1857 का जो है विद्रोह भी हुआ। नेक्स्ट था सेना में भारतीयों का निम्न पदों पर बहाली। निश्चित ही यूरोपीय सैनिकों को अधिक प्रधानता दी गई। भारत में सैनिक बहाली में जो भारतीय सैनिक थे उन्हें यह माना गया कि यह सैनिक यह ताकतवर नहीं होते हैं और सेना के जो काज होते हैं वो नहीं कर सकते हैं, वफादार नहीं हो सकते। तो निश्चित तौर पर इससे भारतीयों के मन में रोष पैदा हुआ। नेक्स्ट है अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीय सैनिकों को निम्न वेतन। जो भारतीय सैनिक थे काम उतना ही करते थे जितना यूरोपीय सैनिक करते थे, लेकिन यूरोपीय सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों को जो है सेकंड स्टैंडर्ड का माना गया और उन्हें निम्न वेतन दिए गए, कम वेतन दिए गए। उन्हें जो सुविधाएं जो यूरोपीय सैनिकों को प्राप्त होती थी वो नहीं दी जाती थी और इससे भारतीय सैनिकों के मन में निश्चित तौर पर एक रोष उत्पन्न हुआ, जो बाद में 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण भी बना। और जो मैंने शुरू में ही कहा था कि तात्कालिक कारण क्या था, वह यह था कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 के समय में जो उस समय का जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे और बाद में वो प्रथम वायसराय भी बने। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में सैनिकों को ऐसे कारतूस का प्रयोग करना पड़ा जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी थी, जिसे मुंह से काटना पड़ता था। इससे हिंदू एवं मुसलमान सैनिकों में भारी रोष उत्पन्न हो गया। शीघ्र ही इस रोष ने विकराल रूप धारण कर लिया और ज्वालामुखी के रूप में फूट पड़ा। ऐसे कारतूस दिए जाते थे जिसे मुंह से काट करके उसका उपयोग करना होता था। इससे जो सैनिक थे वो आहत हुए, उन्होंने अपने धर्म पर इसे कुठाराघात समझा और इसी के पश्चात जो है प्रथम सैनिक जो मंगल पांडे थे बैरकपुर छावनी के, उन्होंने बिगुल का नेतृत्व किया। अंग्रेजों के विरोध में उन्होंने बिगुल फूका, बाद में उन्हें फांसी दी गई और जब उन्हें फांसी दी गई तो जितने भी अन्य छावनियों के जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने इसे अपने धर्म का अपमान माना और सभी ने 1857 के विद्रोह को हवा दी
और यह मेरठ से 10 मई 1857 को शुरू हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे। निश्चित ही 1857 का जो विद्रोह है इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। इसके पीछे के जो महत्वपूर्ण कारण थे उसमें से सबसे पहला कारण था कि जितने भी योद्धा थे जो विभिन्न प्रांतों में लड़ रहे थे उनमें संवादहीनता की स्थिति थी, समन्वय का अभाव था, कोई एक कुशल नेतृत्व जो पूरे देश में नेतृत्व कर सकता था उसका घोर अभाव था, जिसका अंग्रेजों ने फायदा उठाया। तो हम पॉइंट वाइज उन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है मजबूत संगठन का अभाव। विद्रोह जो था नेतृत्व विहीन रहा। ये पूरे भारत में फैला हुआ था, लेकिन इसका नेतृत्व किसी एक व्यक्ति के पास नहीं था। केंद्रीय नेतृत्व की भारी कमी थी। फलस्वरूप कंपनी ने विद्रोह को पूरी तरह कुचल दिया। कंपनी ने विद्रोह को कुचल दिया गया। अगर अवध प्रांत में कोई विद्रोह हुआ या बिहार के किसी क्षेत्र में हुआ, या फिर ऐसा देखा गया कि जो ग्वालियर के क्षेत्र में हुआ, तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग क्षेत्रों में चूंकि संवादहीनता थी, समन्वय का अभाव था, तो ब्रिटिश सेना के द्वारा इसे पूरी तरह कुचल दिया गया। नेक्स्ट है अस्त्र शस्त्र की कमी। निश्चित तौर पर जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश सैनिक थे, वह अस्त्र शस्त्र से लैस थे, बहुत ही सर्वोत्तम उनके पास अस्त्र शस्त्र थी, जबकि विद्रोही जो सैनिक थे या विद्रोही जो नेतृत्व था उनके पास अस्त्र शस्त्र की भारी कमी थी या फिर उन्नत किस्म के अस्त्र शस्त्र नहीं थे। नेक्स्ट है संचार व्यवस्था का अभाव। समूचे देश के विद्रोही एकमात्र उद्देश्य से युद्धरत थे, लेकिन संचार व्यवस्था के बिना उनमें संवादहीनता की स्थिति अक्सर बन जाती थी। तो निश्चित ही ब्रिटिश विरोधी या भावना से ओतप्रोत था, लेकिन संवादहीनता थी। ना ही बाबू कुंवर सिंह का तात्या टोपे से संपर्क था, ना नाना साहेब से बहुत अधिक संपर्क रहा, ना ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संपर्क हो पाया, या फिर दिल्ली में भी जो नेतृत्व था उनसे भी संपर्क नहीं। सब अपने क्षेत्र में लड़ रहे थे और संवादहीनता की कमी के कारण एक दूसरे से परस्पर समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट है विद्रोहियों को आम जनता का भी पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। विद्रोहियों को आम जनता का पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। आम जनता का एक बड़ा वर्ग या तो कंपनी का समर्थक था अथवा विद्रोह के प्रति निरपेक्ष था। फलतः कंपनी ने आसानी से विद्रोह को दबा दिया। आम जनता का जब सहयोग युद्ध में आपको नहीं मिलेगा तो निश्चित ही आपका मनोबल बहुत दिनों तक जो है ऊंचा नहीं रह पाएगा। तो यह निश्चित तौर पर भारतीय सिपाही थे या नेतृत्व था उनके असफल होने का कारण था। नेक्स्ट है ब्रिटिश सेना प्रत्येक क्षेत्र में विद्रोहियों से बेहतर साबित हुई। वो प्रोफेशनल आर्मीज थी तो वो निश्चित तौर पर इनसे बेहतर साबित हुई। वह तकनीक के स्तर पर भी विश्व स्तरीय थी, जबकि विद्रोही सेना मात्र विरोधी भावना से प्रेरित थे। फलतः अंग्रेज सफल रहे। तकनीक के स्तर पर अगर बात की जाए तो निश्चित ही अंग्रेज जो है पूरे देश पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था। पूरे विश्व में वो फैले हुए थे और तकनीक उनकी उस तात्कालिक समय में सर्वश्रेष्ठ थी, तो निश्चित ही वो विद्रोही सैनिक पर भारी पड़े। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार में कुछ जमींदारों ने विद्रोह को दमन करने में कंपनी की खुलकर सहायता की। बेतिया और हथुआ के राजा, सूरसंड और पंडौल के जमींदार एवं मुजफ्फरपुर का महंत परिवार आदि प्रमुख थे, अतः अंग्रेज सफल रहे। निश्चित तौर पर जब हम भारतीय इतिहास में जाते हैं तो यह देखते हैं कि अंग्रेज अगर अपनी युद्ध कौशल कला से विजयी हुए तो उससे कहीं अधिक जो भारत में गद्दारों के कारण भी उनकी सफलता सुनिश्चित हुई। आप देखेंगे कि जब पलासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में, उस समय भी जो है सिराजुद्दौला का जो उसके कुछ मातहत थे उन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया और अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। आप देखेंगे जब 1857 के विद्रोह के समय में भी तो जो बिहार में ही बहुत सारे रियासत थे वो आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे थे। उनमें यह समन्वय नहीं था कि अंग्रेज हमारे लिए समान रूप से जो है नुकसान कारक होंगे। निश्चित तौर पर अंग्रेजों ने फूट डालो और राज्य करो की नीति को अपनाया हुआ था। वो एक रियासत को दूसरे रियासत से लड़वाते रहते थे और उसमें वो अपना लाभ सुनिश्चित कर लेते थे। तो उसमें एक रियासत दूसरे रियासत के लिए दुश्मन बना हुआ था और अंग्रेजों की सहायता कर रहा था। ऐसे में जो है बेतिया और हथुआ के जो राजा थे या सूरसंड और पंडौल के जो जमींदार थे
ये सभी अंग्रेजों के साथ थे और इसी वजह से बिहार में भी यह पूर्ण रूपेण सफल नहीं हुआ। अब हम देखते हैं 1857 के विद्रोह का जो परिणाम क्या हुआ। तो पहला परिणाम तो हम ये देख लेते हैं कि विद्रोह का सर्वाधिक उल्लेखनीय प्रभाव सत्ता के हस्तांतरण के रूप में हुआ। सत्ता का हस्तांतरण यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन को चला गया। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के शासन की समाप्ति हुई और क्राउन के शासन की स्थापना हुई। मतलब कि सीधे ब्रिटिश सरकार के अंदर जो है, ब्रिटिश सरकार के पास जो है वो सत्ता चला गया। गवर्नर जनरल को अब वाइसराय कहा जाने लगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्थान पर भारत के प्रशासन के लिए राजकीय सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स उत्तरदायी हो गया। पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कार्य करते थे, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश सरकार के अंदर शासन चला गया प्रशासन, तो राजकीय सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के अंदर उसके लिए उत्तरदायी हो गए। नेक्स्ट है विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा प्रसार तथा हड़प की नीति का परित्याग कर देसी रियासतों को सम्मानजनक स्थान देने का वादा किया गया। इस प्रकार देसी रियासतों का स्वरूप अब ब्रिटिश सत्ता के अभिप्रायों तथा ब्रिटिश अधिकारियों के अधीनस्थ के रूप में स्थापित हो गया। ब्रिटिश सरकार की ओर से इन्हें विशेष संरक्षण प्राप्त हुआ। जितने भी रियासत था उन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ और हड़प की नीति का परित्याग कर दिया गया। जो हड़प की नीति जो थी, लॉर्ड डलहौजी की नीति थी, जिसके तहत जो है राज्यों को हड़प लिया जाता था, उसे 1857 के बाद उसका परित्याग किया गया। नेक्स्ट है सैन्य संगठन में बदलाव हुए। सैन्य संगठन में क्या बदलाव हुए? सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। ऐसा माना गया कि भारतीय सैनिकों ने सिपाही विद्रोह किया था, उसके फलस्वरूप इतनी बड़ी जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जिसको संज्ञा दी गई थी, तो उसमें भारतीय सैनिकों का योगदान था, इसीलिए यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और बंगाल की सेना में 2 भारतीय सिपाहियों में 1 यूरोपीय सैनिक की नियुक्ति की गई। तोपखाने एवं मारक हथियारों अंग्रेज अधिकारियों के लिए आरक्षित किए गए। अब इसमें जो भारतीय जो सैनिक थे उन्हें तोपखानों का चार्ज नहीं दिया जाता था। अब सेना में ऊंची जाति के हिंदुओं की भर्ती न करके बीच की जातियों में जैसे सिख, पठान और गोरखा इनकी भर्ती की जाने लगी थी। नेक्स्ट है विद्रोह का सामाजिक प्रभाव फूट डालो और शासन करो की नीति के रूप में पड़ा। फूट डालो और शासन करो, अब जो है दूसरे तरीके से शासन को स्थापित किया जाने लगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा। फूट डालो और शासन करो की नीति, हिंदू को मुसलमानों से लड़ाया गया। हिंदू मुस्लिम वैमनस्य पैदा कर सांप्रदायिकता की नवीन अवधारणा को जन्म दिया गया, जिससे 1880 के बाद सांप्रदायिक दंगे आम हो गए। निश्चित ही इन्होंने जो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाया गया, जिसके बाद जो है सांप्रदायिक दंगे भारत में आम हो गए और यह ब्रिटिश सरकार के लिए फायदेमंद साबित हुआ। नेक्स्ट है विद्रोह का एक अन्य क्या परिणाम हुआ? अंग्रेजी सत्ता द्वारा स्वामी जाति तथा श्वेत जाति के बोझ की अवधारणा का जन्म। ये स्वामी जाति और श्वेत जाति के बोझ अवधारणा क्या थी? अंग्रेज विभिन्न बौद्धिक विचारधारा, जो बौद्धिक रूप से अंग्रेज अपने आप को अधिक संपन्न मानते थे, वो कहते थे कि जो भारतीय जो जाति है वह निश्चित तौर पर गुलामी के लिए बनी है और अंग्रेज जो है वो श्वेत जाति यानी कि जो व्हाइट मैन बर्डन है, मतलब कि ये जो गुलामी के लिए बनी है और ये अंग्रेजों पर बोझ है, ऐसा माना गया। विभिन्न माध्यमों से भारतीयों को असभ्य तथा स्वयं की प्रजाति को श्रेष्ठता के रूप में प्रक्षेपित किया गया। वो अंग्रेजों को श्रेष्ठ माने, खुद को श्रेष्ठ मानते थे और भारतीयों को गुलामी के लिए और श्वेतों पर बोझ यानी कि व्हाइट्स जो मैन थे उन पर बोझ मानते थे। तो विद्रोह के पश्चात हिंसक विधि के स्थान पर सत्याग्रह तथा असहयोग आदि तरीकों को अपनाकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का स्वर मुखर किया गया। 1857 की क्रांति पूर्णतः सशस्त्र विद्रोह था, लेकिन उसके पश्चात जितने भी विद्रोह हुए वो हिंसक ना होकर अहिंसक तरीके अपनाए गए। उसमें सत्याग्रह का उपयोग किया गया और
अंग्रेजों के खिलाफ जो स्वर मुखर किया गया, अखबारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, रचनात्मक कार्यक्रम किए गए। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, उसके पश्चात जो है अहिंसा की नीति का पालन हुआ। जब महात्मा गांधी का भी काल आया तो सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों को देश से निकालने की जो कोशिशें की गई, ना कि हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण थी और आपने ये देखा। नेक्स्ट हम लोग इस चीज़ों को देख लेते हैं और समझते हैं कि यही 1857 के जो विद्रोह थे उसके परिणाम यही हुए थे। तो आप लोगों ने निश्चित तौर पर इस चीज़ों को समझा और हमारे वीडियो को आप देखते रहें लगातार। मेंस के लिए और प्री के लिए हम लगातार वीडियोस लाते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपडेट के लिए, और लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन हाई रहे। आप लोगों का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।